क्या हिजाब इम्प्रॉपर वे में पहनने से किसी औरत का कत्ल भी किया जा सकता है? क्या आज ईरान उसी मौके पर है जिस मौके पर 2011 में मिडल ईस्ट था, जब मोहम्मद बौअज़ीज़ी को मारने पर पूरे मिडल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के नाम से एक इनकलाब पैदा हुआ था? क्या आज भी महसा अमीनी के कत्ल के बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ईरानी इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर सकता है? महसा अमीनी एक 23 साल लड़की हैं जो कुर्दिस्तान से उनके ईरानी कैपिटल तेहरान की तरफ सफ़र कर रही होती हैं, जब उन्हें रास्ते में मोरालिटी पुलिस रोक लेती है। अब उस वक्त उनके साथ उनके भाई थे। उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला जाता है और फोर्सफुली ट्रेनिंग सेंटर की तरफ लेके जाया जाता है। अब इस दौरान जब भाई उस पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद तशद्दुद की वजह से मुबैना तौर पर उनकी वफ़ात हो जाती है और रातों रात ज़बरदस्ती उनकी लाश को दफनाने का कहा जाता है, जबकि उनकी वालिद के मुताबिक उन्हें उनकी बच्ची की बॉडी भी सही तरीके से देखने नहीं दी गई है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ कि यकदम लोग प्रोटेस्ट करने निकला है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक लड़की के कत्ल की वजह से पूरा ईरान क्यों एहतजाज करने लग गया, क्यों इतनी तादाद में औरतें ईरान में सड़कों के ऊपर हैं। आखिर उसकी वजह सिर्फ हिजाब है, ये एक सिस्टमेटिक एलियनेशन है उनकी जो आज भी जारी है। इस वीडियो के इख्तिताम में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्या ये इनकलाब एक इनकलाब की शक्ल ले सकता। सबसे पहले हम महसा अमीनी के इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं। महसा अमीनी एक 23 साल लड़की थी जिन्होंने हिजाब तो किया हुआ था, लेकिन मोरालिटी पुलिस के मुताबिक इन्होंने इम्प्रॉपर हिजाब किया हुआ था। अब इसलिए मोरालिटी पुलिस उन्हें उनके भाई के सामने गिरफ़्तार करती है और मुबैना तौर पर उनके भाई को भी तशद्दुद का निशाना बनाती है, उनके कपड़े फाड़ देती है। फिर उसके बाद उन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर पर ले जाया जाता है जहाँ उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जाता है और वहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब मोरालिटी पुलिस के मुताबिक उन्हें हार्ट कंडीशन थी और जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था, जबकि महसा अमीनी के वालिद के मुताबिक इससे पहले उन्हें इस किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इसके बाद ईरानी हुकूमत एक वीडियो शाया करती है जिसके अंदर महसा अमीनी को बेहोश होते पाया गया है और ये क्लेम करती है कि ये महसा अमीनी का हार्ट ब्रेक था उस वक्त, जबकि उनके वालिद के मुताबिक ये सीसीटीवी हाईली एडिटेड है और बहुत से दूसरे सोर्सेज के मुताबिक भी उस वीडियो के अंदर एडिटिंग जो है वो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि वो उस वीडियो फुटेज की सिर्फ एक एंगल है और बाकी जितने भी कैमराज हैं उनका एंगल नहीं दिखाया गया, तो ये हो सकता है कि वो वीडियो फोर्ज हो। फिर उसके बाद चलते हैं उनके हॉस्पिटल की तरफ। अब हॉस्पिटल के अंदर जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने बाद में ये स्टोरी ब्रेक की कि उनके स्कल पर वाज़े तौर पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर उनकी वफ़ात हुई है। सो ये साबित होता है कि उनकी वफ़ात वाकई तशद्दुद से हुई है और जिसका क्रेडिट तकरीबन उनकी डॉक्टर्स की सच्चाई को जाता है, जिन्होंने ये बात ली कि इनके किसी हार्ट कंडीशन के तहत नहीं बल्कि इनकी तशद्दुद की वजह से इनकी वफ़ात। अब प्रोटेस्ट उस वक्त स्टार्ट हो चुके थे जब महसा अमीनी को हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। अब प्रोटेस्ट दो तरह से हो रहे हैं, एक तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में औरतें ऑनलाइन अपने बालों को काटती हुई और अपने हिजाब को जलाती हुई पाई गई हैं ताकि लोग इंसाइट हों, रिवॉल्ट करें। और दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों में आज भी औरतें और उनके साथ कुछ मर्द प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इन प्रोटेस्ट की नौयत को देखें तो ये काफ़ी कन्फ्रंटेशनल है कि मतलब ये उलझना चाहते हैं और इनके नारों की नौयत भी वैसी ही है। मिसाल के तौर पर आम नारा देखने को मिल रहा है कि डेथ टू डिक्टेटर्स, और इसके अलावा कि इस्लामिक हुकूमत को वो नहीं मानते। ईरान की अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए शेलिंग स्टार्ट कर दी है और जिसकी वजह से 41 से ज़्यादा लोग 41 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 700 यानी 700 के से ज़्यादा लोग इस वक्त गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। ईरान उनके लिए ऑफिशियली तौर पर रॉयटर्स का वर्ड यूज़ कर रहा है, यानी कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो लीगल नहीं माना जा रहा, जबकि उसके अगेंस्ट प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर कुछ मर्द जिन्हें आमतौर पर पॉलिटिकली फंड भी किया जा सकता है, वो हुकूमत के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह भी मुश्किल है कि हो सकता है कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में किसी वक्त क्लैश कर जाएं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उनकी नौयत सिर्फ हिजाब नहीं है बल्कि जो नारे आमतौर पर देखने को मिल रहे हैं वो एंटी गवर्नमेंट और एंटी स्टेट भी हैं, यानी कि वो फुल रजीम चेंज चाहते हैं कि जो इस्लामिक गवर्नमेंट 1979 के अंदर उनके ऊपर इम्पोज की गई थी वो अपना या तो रेट्रिक चेंज करे या तो वो अपने सिस्टम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने महसा अमीनी के वालिदैन को
कॉल की और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम इन तमाम मसलों की जांच पड़ताल करेंगे। और इसके अलावा यूएन की तरफ से जो बयानात आए हैं वो ये आए हैं कि उनके कत्ल पर एक इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इन मामले में इंटरनेशनल तबका आमतौर पर ईरान के साथ बाइस्ड ही रहा है, तो इसलिए उनकी राय को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे और एक न्यूट्रल तबकों की तरफ से नहीं दी जा रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मोरालिटी पुलिस क्या है और ये हिजाब बैन के बारे में क्या औरतों की स्ट्रगल रह चुकी है। मोरालिटी पुलिस आज से 15 साल पहले बनाई गई थी। इससे पहले हिजाब को IRGC यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स रेगुलेट करती थी। हिजाब बैन सबसे पहले 1979 के अंदर जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, तब खुमैनी जो कि ईरान के रिलीजियस लीडर, उन्होंने कहा था कि औरतों को एक अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद हिजाब को परमानेंट करने के लिए 1981 में एक प्रॉपर लॉ पेश किया गया। लेकिन मामला जो हैं वो IRGC की तशद्दुद की वजह से ज़्यादा ख़राब होते नज़र आए हैं। और अब ऐसा नहीं है कि ये हिजाब की अपनी तर्ज की कोई पहली कैंपेन है। 2006 में 1 बिलियन सिग्नेचर नाम की एक कैंपेन स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर 1 बिलियन सिग्नेचर इकट्ठे करने की कोशिश की गई थी हिजाब बैन के अगेंस्ट। फिर इसी तरह 2012 के अंदर भी माई स्टेल्थी फ्रीडम के नाम से एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू की थी, जिसके अंदर हिजाब को जलाते हुए पाया गया है। लेकिन ये मामला जिस नहज तक क्यों पहुंचा कि इतना वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हुआ ये कि इब्राहिम रईसी इस वक्त के सबसे स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने 5 जुलाई को एक नया बिल पास किया है, जिसके अंदर मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस ऐड की गई हैं। मिसाल के तौर पर अब ईरान में औरतों के हाई हील पहनने पर, स्टॉकिंग पहनने पर और इसके अलावा जो हिजाब कंधे और नेक को ना कवर करे, मतलब उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन जारी कर दी गई है। मतलब अब मज़ीद ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन 5 जुलाई से शामिल की गई है। और एक और प्रोविज़न भी ऐड की गई है, जिसके तहत कोई शख्स एंटी हिजाब ट्वीट जो है वो ट्विटर के ऊपर नहीं कर पाएगा। तो मोरालिटी पुलिस को गश्त इरशाद कहा जाता है, जिसकी बेसिस हिस्बा यानी कि विरचुअन, जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर विरचुअन वाइस नाम की मिनिस्ट्री है, सेम उसी तरह की है। इससे पहले हिजाब को IRGC यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स रेगुलेट करता था, लेकिन उसकी रेगुलेशन इंतहाई सख्त होती थी। मोरालिटी पुलिस के पास आर्म्स नहीं होते, लेकिन इनके पास पावर होती है कि ये डिटेन कर सकें और री एजुकेशन के लिए भेज दें। अब री एजुकेशन से मुराद नॉर्मली डिटेंशन है, जहाँ पे इन्हें मैंडेटरी तौर पर एक कुछ लेक्चर देने होते हैं हिजाब के ऊपर, और इन्हें 1 दिन या 2 दिन या नौयत को देखते हुए हफ्तों तक वहाँ रखा जाता है। अब ये डिटेंशन किसी तरह भी इंटरनेशनली लीगल नहीं समझी जा सकती, क्योंकि आप मोरालिटी को इन्फोर्स करने के लिए ख़ुद से पनिशमेंट दे रहे हो, जो कि लॉ के अंदर नहीं है। फिर एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हिजाब की आर्बिट्रेरीनेस, कि कुछ हिजाब, कुछ जगह पे हिजाब गर्दन को और कंधों को कवर नहीं करता, जिसे वो लूज़ हिजाब का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर जो मोरालिटी पुलिस है, उनके पास बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है कि वो किसी को भी इन प्रॉपर हिजाब पे रोक ले। अब वैसे तो ड्रेस कोड मर्दों के लिए भी ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मर्दों को कभी इस तरह पेनलाइज नहीं किया जाता, जबकि उनका निशाना आमतौर पर औरतें ही होती हैं। फिर जिस तरह मोरालिटी पुलिस का रवैया होता है कि घसीटना, कई दफ़े मारना और कई जगह पे इवन आम के बट भी मारे जाते हैं, तो ये तशद्दुद की वजह से मोरालिटी पुलिस जो है वो वैसे भी ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा बदनाम हो। तो इसलिए जैसे महसा अमीनी के कत्ल की खबर सामने पहुँचती है, तो औरतें उस चीज़ के साथ रिलेट करती हैं और सड़कों पर आ जाती हैं। अब नॉर्मली तौर पर जब 41 लोगों की वफ़ात हो चुकी है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मारा जा चुका है, तो इन प्रोटेस्ट को आम तौर पर डिज़ोल्व हो जाना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, या कुछ टाइम के लिए डिस्पर्स हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर प्रोटेस्ट 70वें दिन यानी 17 डेज़ भी चल रहा है, तो इसकी वजह है कि उनके पास हिजाब के अलावा भी बहुत से मोटिव्स हैं। इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने महसा अमीनी के वालिदैन को टेलीफोन पर कॉल की और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम इन तमाम मसलों की जांच पड़ताल करेंगे। और इसके अलावा यूएन की तरफ से जो बयानात आए हैं वो ये आए हैं कि उनके कत्ल पर एक इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इन मामले में इंटरनेशनल तबका आमतौर पर ईरान के साथ बाइस्ड ही रहा है, तो इसलिए उनकी राय को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे और एक न्यूट्रल तबकों की तरफ से नहीं दी जा रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मोरालिटी पुलिस क्या है और ये हिजाब बैन के बारे में क्या औरतों की स्ट्रगल रह चुकी है। मोरालिटी पुलिस आज से 15 साल पहले बनाई गई थी। इससे पहले हिजाब को IRGC यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स रेगुलेट करती थी। हिजाब बैन सबसे पहले 1979 के अंदर जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, तब खुमैनी जो कि ईरान के रिलीजियस लीडर, उन्होंने कहा था कि औरतों को एक अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद
हिजाब को परमानेंट करने के लिए 1981 में एक प्रॉपर लॉ पेश किया गया। लेकिन अभी भी अगर प्रोटेस्ट 70वें दिन यानी 17 डेज भी चल रहा है, तो इसकी वजह है कि उनके पास हिजाब के अलावा भी बहुत से मोटिव्स हैं। अब हिजाब के अलावा औरतों की आमतौर पर इनकी पॉलिटिकल स्पेसिस के अंदर जो प्रेजेंस है वो ना होने के बराबर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी गार्डियन काउंसिल है। गार्डियन काउंसिल एक 12 मेंबर काउंसिल है जो इजाज़त देती है कि कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये आमतौर पर रूल होती है हार्ड लाइन कंजर्वेटिव उलमा के तहत, और इसके अलावा ये पैट्रियार्कल मॉडल के ऊपर है, यानी कि इसके अंदर कभी भी किसी औरत को नहीं पाया गया। तो इसलिए ये नॉर्मली तौर पर औरतों को अलाउ नहीं करते कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ सकें। मतलब कि आज तक जब से ईरान की रेवोल्यूशन आया है, ईरान ने कभी डेमोक्रेटिकली किसी वुमेन के लिए वोट नहीं किया है एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब इससे साबित होता है कि वुमेन्स को किस तरह पॉलिटिकल भी मार्जिनलाइज किया गया है, जिसकी वजह से वुमेन का इस तमाम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ऊपर एतबार उठ गया। इसलिए इस दफ़ा पहली बार सबसे कम वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है, जो कि तकरीबन 49% था। सेम इसी तरह के प्रोटेस्ट हमें 2019 में ईरान के अंदर देखने को मिले थे, जिसके अंदर लोग सड़कों में निकल आए थे फ्यूल प्राइजेस के ज़्यादा होने की वजह से। अब फ्यूल प्राइजेस के ज़्यादा होने की वजह इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं जो ट्रम्प के चलते हुए 2018 में इनके ऊपर लगी थी। अब उसकी वजह से इनकी इकॉनमी आलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी, और इनकी एक्सपोर्ट जो कि ज़्यादातर ऑयल के ऊपर मबनी होती है, वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना बंद कर गई थी, जिसकी वजह से अब जैसे ही ऑयल के ऊपर बैन लगता है तो इनकी नेशनल इकॉनमी जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगता है, जिसके बाइस आम ज़रूरियात की अशिया चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस वक्त 41% इन्फ्लेशन रेट देख रहा है। अब इतने इन्फ्लेशन की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं, और उनका इस सिस्टम के ऊपर एतबार जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक और सेइंग भी है कि आइडियोलॉजी बेशक इनकलाब को बहुत अरसे तक रोक लेती है, लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो भूख को ज़्यादा अरसे तक रोक नहीं सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से साबित होता है कि औरतें अपने आप को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज फील कर रही हैं, और मोरालिटी पुलिस के चलते हुए वो सोशली तौर पर भी इंटीग्रेट नहीं हो पाई हैं। जबकि बहुत से मर्द और बाकी ईरानियन कम्युनिटी चलती हुई ऑयल प्राइसेस और बाकी इन्फ्लेशन की वजह से परेशान हैं, और इकॉनमी फॉल्टरेशन की वजह से उनका एतबार इस रजीम से उठ चुका है। तो वो सड़कों पे इसलिए भी निकले हुए हैं इस स्पोर्ट के अंदर, और इस हिजाब प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि मोरालिटी पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई थी कि वो डिटेंशन करें और इसके अलावा टॉर्चर करें। तो हर वुमेन टेरिफाइड है और डरी हुई है कि ये ना हो कि अगला नंबर उसका हो। तो इसलिए वो अपने आप को महसा अमीनी के साथ कंपेयर कर सकती है कि हो सकता है कि अगली महसा अमीनी मैं हूँ। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट आप तौर पर देखने को मिलता है। अब उसके रिस्पांस ने ईरान ने उन प्रोटेस्टर्स को राइटर्स का नाम दिया है, जो कि सिर्फ अमेरिकन फंडेड हैं या इसराइली फंडेड हैं। ये बात सच है कि वाकई मोसाद और CIA इससे पहले ईरान के अंदर मुदाखलत के अंदर इन्वॉल्व रह चुकी हैं, और बहुत सारी जगह पर उनके सीक्रेट एजेंट जो हैं वो पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसी फॉरेन कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा नहीं हो सकता, और आम तौर पर जितने भी जर्नलिस्ट वहाँ से आ रहे हैं जो कि न्यूट्रल मीडिया की तरफ से काम करते हैं, जैसे कि अल जज़ीरा, तो वो भी ये बात बता रहे हैं कि वहाँ की आवाम के अंदर एक जेन्युइन गुस्सा उस रजीम के साथ पाया जाता है, क्योंकि मोरालिटी पुलिस के नाम पर तकरीबन हर औरत ने ही बड़े शहरों के अंदर किसी न किसी तरह का तशद्दुद या कम अज़ कम इंटिमिडेशन जो है वो फील की गई है। अब इस वक्त प्रोटेस्ट के चलते हुए ईरान ने इंटरनेट पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। अब एलन मस्क ने ऑफ़र की थी कि मैं स्टारलिंक के ज़रिए ईरान को जो है वो सैंक्शन फ्री इंटरनेट दूंगा, लेकिन लीगली तौर पर भी और रियलिस्टिकली भी ये चीज़ करना जो है ना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी एलन मस्क इससे पहले भी बहुत से पॉलिटिकल स्टंट करते हुए पाए गए हैं। तो नॉर्मली अगर कोई एलन मस्क इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि जी एलन मस्क बहुत बड़ा हीरो है, तो वो उसको पॉलिटिकल नेचर और रियलिस्टिक होकर भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ वाकई वर्केबल है भी कि नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं इस चीज़ के मेन आर्गूमेंट के ऊपर। अब मेन आर्गूमेंट अगर इस्लाम की नज़र से भी देखा जाए तो ये नहीं है कि हिजाब हलाल है या हराम है, या हिजाब लाजमी है कि नहीं है। अब मेन यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी आ रही है कि इसको इन्फोर्स कौन करेगा। अब जैसे कि मैं अगर नमाज़ छोड़ देता हूँ, या मैं कोई फ़र्ज़ जो मेरा और अल्लाह का मामला है वो मैं स्किप कर देता हूँ, तो क्या उस पर मुझे स्टेट पनिश कर सकती है या नहीं कर सकती? और इसका जवाब आमतौर पर यही है कि स्टेट पनिश नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इंसान का और अल्लाह का मामला है। अब जो मामले इंसान के सोसाइटी के साथ होते हैं, ग्रेटर गुड्स के साथ होते हैं, इस्लाम नॉर्मली उनको ही रेगुलेट करता है। अब हिजाब इस सफ़ेर के अंदर आता है कि नहीं आता, अब इसके अंदर उलमा की डिफरेंट राय पाई जाती है, और जितने भी मॉडरेट उलमा है वो कहते हैं कि स्टेट का कोई काम नहीं बनता कि वो हिजाब की वजह से पनिशमेंट दे, और इतनी सवेर पनिशमेंट दे कि एक
औरत को इस तरह मार दिया जाए, और वो भी बगैर किसी जज के। अब वो भी ये नहीं है कि महसा अमीनी ने मुकम्मल तौर पर हिजाब नहीं पहना हुआ था, बल्कि उस पुलिस वाले के मुताबिक या उस मोरालिटी पुलिस के मुताबिक वो लूज़ हिजाब था। अब लूज़ हिजाब क्या होता है, इस पर तो मैं भी खैर अभी तक परेशान हूँ कि लूज़ हिजाब की डेफिनेशन जो है वो किस तरह की जाए। आपने कुछ महीने पहले इंडिया के अंदर भी देखा गया होगा कि इंडिया के अंदर हिजाब बैन की मुकम्मल तहरीकें चली हैं, और उनकी कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये अपील किया है कि स्कूल्स के अंदर हिजाब अलाउ नहीं किए जाएंगे। अब इसके अलावा इस आज के दिन अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए डेनमार्क के अंदर एहतजाज हो रहा होगा जो हिजाब बैन के अगेंस्ट था। फिर इसके बाद फ्रांस के अंदर भी हमें हिजाब बैन, और जर्मनी के अंदर भी इस तरह के हिजाब बैन की सारी सूरतें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो मामला डिफरेंट है, कि हिजाब बैन एक अलग चीज़ है और हिजाब पहनना एक अलग चीज़ है। जबकि अगर हम इसकी नेचर को देखा जाए तो नेचर दोनों की सेम है, कि दोनों के अंदर वुमेन की चॉइस उससे छीनी जा रही है। अगर एक वुमेन कंफर्टेबल फील करती है कि वो हिजाब पहने, तो अगर और एक वुमेन जो कंफर्टेबल फील करती है कि वो हिजाब ना पहने, और एक तरफ फोर्स किया जा रहा है कि वो हिजाब उतार दे और एक तरफ फोर्स किया जा रहा है कि वो हिजाब पहने, तो दोनों फोर्स जो है वो गलत है, दोनों इलेजिटिमेट हैं। मेरे ख्याल में जितने भी वन साइडेड लोग यहाँ बैठे हैं तो वो इस चीज़ को रेट कर पाएंगे कि वो कैसे एक तरफ तो हिजाब बैन के अगेंस्ट बोलते हैं और दूसरी तरफ हिजाब को कंपलसरी करने की बातें करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि इसके अंदर रिलीजियस कम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अगर आज के रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर स्टेट का स्ट्रक्चर देखें तो आप किसी की मोरालिटी को इस तरह इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। और स्टेट को चाहिए कि वो बाकी लवाजमात, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हाउसिंग और ये सारी चीज़ें पूरी कर दे और फिर इस तरफ आए। जबकि स्टेट अपने पॉलिटिकल स्टैंड को पूरे करते हुए ये काम करने की तरफ जाती है तो लोगों की अपनी जो सोशल स्ट्रक्चर है और उनका फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब होता है, और लोगों की लाइफ ओवरऑल साइकोलॉजिकल भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है।